नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, जीडीए के लाइव क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, कहा जाता है कि ना थके पैर कभी ना ही हिम्मत हारी है। ना थके पैर कभी ना ही हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है कि नहीं। आज हम नए टॉपिक के साथ चल रहे हैं और वो आपका जेनेटिक्स रहेगा। क्या चीज बाकी है क्या? आज कुछ कल का कुछ पार्ट बचा हुआ है, उसको कर लेते हैं पहले, फिर जेनेटिक्स पढ़ेंगे। क्या रह गया था बताओ? माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया आपके, ये वाला माइट्रोकॉन्ड्रिया आपने पढ़ा, कोशिका का पावर हाउस। इसके अलावा राइबोसोम भी पढ़ चुके हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं इसको। और लाइसोसोम, ये आत्मघाती थैली, लाइसोसोम ये भी हो गया था। तो ये सारे कंप्लीट हो गए। ईआर भी कंप्लीट कर लिया। अंतःद्रवी जालिका, अंतःद्रवी जालिका ये भी हो गया था। लवक, ये पार्ट बचा हुआ है, ठीक है जी। और तारकाय और एक गोल्जी बॉडी, यही तो है। गोल्जी बॉडी या गोल्जी का है, एक ही बात है, ठीक। तो आप लगा सकते हैं हेडिंग प्लास्टिड लवक। प्लेस्टिड कहते हैं ना इसको, हैकल इसके खोज करता है, हैकल ने इसकी खोज की थी ना। ये लो, अच्छा आपसे सवाल किया जाए कि लवक की खोजकर्ता कौन है, तो हैकल है। प्लेस्टिड, प्लेस्टिड के खोजकर्ता कौन है? हैकल है। ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे वर्णी लवक होता है, अवर्णी लवक होता है, हरित लवक भी होता है कि नहीं। इसके अलग अलग टाइप है, इसके अलग अलग प्रकार है। जैसे वर्णी लवक हो गया, अवर्णी लवक भी होता है, अवर्णी लवक। और इसके अलावा बात करें तो हरित लवक भी है, हरित लवक। तो ये लवक ही तो है अलग अलग। और यहां से तो परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, लवक से, हरित लवक से खूब प्रश्न बने। पौधे अपना भोजन किसकी सहायता से बनाते हैं? हरित लवक की सहायता से बना। पौधे अपना भोजन किसकी सहायता से बनाते हैं? बताओ जरा, आंसर करो। यदि सवाल आपसे पूछा जाए पौधे भोजन किस क्रिया के द्वारा बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश है संश्लेषण के द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा। पौधों में भोजन की क्रिया प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा होती है। लेकिन अब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है जी? ये कहां होती है? पत्तियों में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां होती है? पत्तियों में होती है। तो प्रश्न बना कि नहीं? पौधे अपना भोजन किस क्रिया की सहायता से बनाते हैं? तो पत्तियों के द्वारा बनाते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, तो ये पत्तियों में पाई जाती है। और यहां से एक सवाल भी निकला, पत्तियों में अलग अलग कलर भी होते हैं। लो, ये लो, एक तो ये प्लांट की लीफ है, और एक ये लो प्लांट की लीफ मैंने बनाई है।
अब इसमें पत्तियों का रंग हरा होता है कि नहीं होता? पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है बताओ? यदि आपसे सवाल किया जाए ये जो पत्तियां हैं इसका ये हरा रंग किसके कारण होता है, पत्तियों का हरा रंग, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? क्लोरोफिल। शाबाश, सवाल बन गया। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग, पत्तियों का हरा जो रंग होता है वो आपके क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण? क्लोरोफिल। और इसको बोलते हैं पर्णहरित। पर्णहरित। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग कैसा नजर आता है? हरा नजर आता है। तो ये लवक है। हाँ, और पत्तियों का यदि पीला रंग है तो वो क्लोरोसिस है। ये क्लोरोफिल है, वो क्लोरोसिस है जो अलग अलग एलिमेंट्स की कमी के कारण होता है। अलग अलग एलिमेंट्स की कमी के कारण। ये दो पत्तियां नजर आ रही है ना आपको? अच्छा, इसमें पूछे कौन सा विन्यास है, तो समांतर शिरा विन्यास है। देखो ये रहा, ये जो विन्यास दिख रहा है ना ये समांतर है, इसलिए इसको समांतर शिरा विन्यास कहा जाता है। लेकिन इतना आप नहीं जाए, ये जरूर ध्यान में रखिएगा, पौधों में भोजन बनाने की क्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। और ये क्रिया पत्तियों के द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा होती है जी? पत्तियों के द्वारा। पेड़ पौधों में पत्तियों के द्वारा भोजन की क्रिया होती है। क्लियर है बातें? सूर्य के प्रकाश के द्वारा ये अपना भोजन बनाने की क्रिया करती है। इसे फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, एक होता है वाष्प का उत्सर्जन, होता है कि नहीं होता? एक होता है वाष्पोत्सर्जन। तो पौधे के मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। एक तो होता है जड़, तो ये वाला जड़ है, ये आपका तना है। ये क्या है? तना है, ये वाला। ये तना है, ये तना है। और इसके अलावा एक होती है पत्ती। ये पत्ती है। जड़, तना और पत्ती। एक पौधे के तीन पार्ट है। एक तो है जड़, ये जड़ है, ये है पत्ती और ये है तना। लो, ये स्टेम हो गया, ये जड़ हो गई और ये है पत्ती। तो एक सवाल यहां से बनता है, पौधों में जल की क्रिया होती है, वो किस क्रिया के माध्यम से होती है? पौधे अपना जल ग्रहण करते हैं, इस क्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कैसिकात्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैसिकात्व। पौधे कौन से जल के द्वारा जड़ों तक पानी पहुंचाता है? तो ये कैसिकात्व क्रिया होती है। कौन सी होती है? कैसिकात्व। कैसिका जल होता है इसमें। ऐसा पानी जैसे इसमें डालेंगे तो ये धीरे धीरे रिस रिस के नीचे चला जाएगा। इसी को कैसिका जल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैसिका जल। कैसिका जल के द्वारा पौधे अपना जल है वो ग्रहण करते हैं और इसके द्वारा ये पानी है ये ऊपर की ओर जाता है और इस वाले भाग को कहते हैं वायवीय भाग। क्या कहते हैं? वायवीय भाग। ये वाला भाग वायवीय भाग कहलाएगा। अब देखो एक सवाल बनता है, वाष्पोत्सर्जन। तो पौधे के वायवीय भाग से जल का बाहर निकलना क्या कहलाएगा? वाष्पोत्सर्जन, जल का उत्सर्जन। तो आप सवाल नोट कर लेना। आपसे सवाल पूछा जाए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहां से होती है? तो वायवीय भाग से। कहां से होती है? वायवीय भाग से। लिख लो आप, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहां होती है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वायवीय भाग से। वायवीय भाग से होती है। और वायवीय भाग कौन सा है? आपके सामने दिख रहा है, ये पौधे का वायवीय भाग है। यहां से जल की क्रिया है वो उत्सर्जित होती है। इसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्प के रूप में उत्सर्जन होती है ना, वाष्प के रूप में। और यहां से अलग अलग ब्रांच जो होती है पौधे की अलग अलग शाखाओं में चली जाती है। इसको बोला जाता है वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। और ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रंध्रों के माध्यम से भी होती है। किसके माध्यम से? रंध्र।
रंध्र क्या होते हैं? ये छोटे छोटे छिद्र। पत्तियों में देखना जरा, छोटे छोटे छिद्र है, लेंटिकल है, ये रंध्र। हाँ, इसके द्वारा क्या करते हैं? श्वास की क्रिया भी होती है। पौधे श्वसन की क्रिया कहां से करते हैं? रंध्रों के माध्यम से। ये छोटे छोटे सवाल बन गए बहुत सारे। देखो, पत्तियों का रंग हरा किसके कारण? क्लोरोफिल के। पौधे अपना भोजन किस क्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस भाग से होती है? वायवीय भाग। पौधे कौन से जल को ग्रहण करते हैं? केशिका। केशिका जल, सीधा लिख लो, केशिका जल। पौधे अपना जल कौन सा जल ग्रहण करते हैं? तो केशिका जल। किसमें? जड़ों में। जड़ों के अंदर कौन सा जल पाया जाता है? केशिका जल। याद रखना, ये प्रश्न बहुत आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। केशिका जल के द्वारा, समझ गए? पौधे अपना, सवाल पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सवाल है। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण, एक तो ये प्रश्न, एक तो इसको ध्यान में रखिएगा। और दूसरा एक सवाल और है, पादपों में जल का परिवहन, जल और खनिज लवण हो गए, जल का परिवहन, ये दो सवाल ध्यान रखना। पादपों में एक तो जल का परिवहन और पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण या परिवहन कौन करता है? और ये दोनों ही प्रश्न आए हुए एग्जाम में, ये आए हुए एग्जाम में, ये प्री एग्जाम में आए हुए हैं, पहले प्रश्न पूछे हुए हैं। पादपों में बताओ जरा, जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। पौधों में जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? जाइलम ऊतक। अब याद कैसे करना है? जैसे बनेगा जल और जैसे बनेगा जाइलम, हो जाएगा याद। पादपों में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम ऊतक। और पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कौन करता है? तो आंसर क्या होगा बताओ? फ्लोएम। क्या होगा? फ्लोएम। अब इसको कैसे याद करोगे? खाद्य का मतलब खाना, और पेड़ पौधों में खाने की क्रिया जो होती है वो फलों के द्वारा होती है। तो फ से बनेगा फल और फ से बनेगा फ्लोएम। बन गया? गलत नहीं होगा। फ से बनाना फल और फ से ही बनेगा फ्लोएम ऊतक। जैसे बनेगा जल और जैसे ही जाइलम ऊतक। पेड़ पौधों में जल के परिवहन की क्रिया कौन करता है? तो जाइलम ऊतक करता है। पेड़ पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम ऊतक करता है। समझे? और जाइलम और फ्लोएम दोनों ही क्या है? जटिल ऊतक है। क्या है? जटिल ऊतक। प्रश्न पूछा जाए जटिल ऊतक कौन सा है? जटिल ऊतक। तो ये क्या है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम प्लस फ्लोएम दोनों क्या है? ऊतक है। क्या काम करता है? एक का काम जल का परिवहन और दूसरे का खाद्य परिवहन, और ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जटिल ऊतक का निर्माण करते हैं। लो, तो पत्तियों का हरा रंग आपके क्लोरोफिल के कारण नजर आता है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। और पीला रंग है तो क्लोरोसिस है, लेकिन अलग अलग जो एलिमेंट होते हैं उसकी वजह से होता है। तत्व होते हैं बहुत सारे। एक प्रश्न और बनता है, वो है पादपों में पोषण। और उससे पहले हरित लवक की इकाई बता दो मुझे। हरित लवक की इकाई क्या है? ये लो, ये बादल बन गया। हरित लवक की इकाई का क्या नाम है? करो आंसर। महेंद्र। वेयर इज महेंद्र? महेंद्र कहां है?
तंसु का आंसर है। तंसु होशियार हो गया ना। हरित लवक की इकाई का नाम है क्वांटासोम। क्या है? क्वांटासोम। लो ये लीजिए, हरित लवक की इकाई का क्या नाम है? क्वांटासोम है। ये वाला ध्यान में रखना, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। और खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। ये सवाल एग्जाम में पूछते रहते हैं और गलत हो जाते हैं। पादपों में पोषण की क्रिया दो प्रकार की होती है। आपसे पूछा जाएगा माइक्रो एलिमेंट के द्वारा और एक पूछा जाएगा मैक्रो एलिमेंट के द्वारा, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व। इसके दो पार्ट है। आपको क्या याद करना है वो बता देता हूं। सूक्ष्म पोषक तत्व, सवाल आपसे पूछा जाता है सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? सूक्ष्म पोषक तत्व। और एक सवाल है मैक्रो एलिमेंट का मतलब वृद्ध मात्रिक पोषक तत्व। सीधा प्रश्न आता है। ये पौधों में पोषण की क्रिया करते हैं। जैसे पत्ती है तो पत्ती में कौन सा तत्व पाया जाता है जिसके कारण उसका रंग हरा नजर आता है? अरे वो तो लवक है, मैग्नीशियम। कौन सा होता है? मैग्नीशियम। पौधों की पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं और ये वृद्ध मात्रिक कौन से होते हैं, यानी मैक्रो कौन से और माइक्रो कौन से? बताओ। मैक्रो एलिमेंट पूछा जाए ना, ये वृद्ध मात्रिक, इसको बोलते हैं मैक्रो। और एक है माइक्रो। माइक्रो का मतलब तो जान गए, छोटे वाले। और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। कौन कौन से? मैक्रो एलिमेंट पूछा जाए तो याद कर लेना, CHONPKSMG। इतने तो खूब हो गए। एक सल्फर भी होता है, एस और लिख लेना, याद हो जाएगा। अब मुझे तो पता है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम। अच्छा एक और आ गया, एक लिखना है। चलो MgCa, कैल्शियम और लिख लो, Ca लिख लो, ये लो। या मैक्रो एलिमेंट है सारे के सारे। अब पूछा जाए पौधों में मैक्रो एलिमेंट कौन कौन से, तो इनमें से आएगा। और माइक्रो का पूछा जाए तो बोरॉन है। कौन सा है? बोरॉन। क्लोरीन है। बस ये दो ध्यान में रख लेना, ठीक है। बाकी ये बड़े वाले हैं सारे के सारे। पूछ ले तो कर देना, नहीं पूछे तो वैसे इतना है नहीं। लो, मैक्रो एलिमेंट कौन से हैं और माइक्रो एलिमेंट कौन से? ये पौधों में पोषण की क्रिया करते हैं, अलग अलग इनका काम होता है। जैसे मैग्नीशियम है तो ये पत्तियों में पाया जाता है, इसकी कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? ऐसे। बाजरे में जैसे हरित बाली रोग होता है, कौन सा होता है? हरित बाली होता है। तो इतना आप नहीं जाए, बस सिंपल सिंपल बातें याद कर लें। तंसु क्या बोल रहा है? इतना याद नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं है, ये तो याद होगा। हाँ नहीं पूछेंगे, ये तो याद कर लो। इसका तो बताओ, टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? ये तो आता है, ये तो याद करना पड़ेगा। अब ये टमाटर का रंग लाल, लाल लाइकोपीन, और लाइकोपीन क्या है? वर्णक है। क्या है? वर्णक है, ठीक है। लाइकोपीन, ये तो याद करना है। चलो ये याद कर लेना। टमाटर का रंग लाल किस कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। हल्दी का रंग पीला क्यों होता है? यह तो पढ़ना पड़ेगा। हल्दी का रंग पीला किस कारण होता है? तो ये होता है आपके कुरकुमीन के कारण। जी बिल्कुल, ये सारे लवक है जिसकी वजह से होते हैं ये। हल्दी का पीला रंग, टमाटर का लाल रंग, ये याद करने हैं आपको। विविध प्रश्नोत्तरी में ये सब सवाल पूछते रहते हैं। हाँ भी बिल्कुल, आलू का भी बताएंगे। लो आलू का बता देता हूं।
इस बार महेंद्र का आंसर आएगा, देखो क्या आंसर आता है। आलू का रंग हरा किस कारण होता है? ये आर्मी के पेपर में पूछे हुए प्रश्न है, इनमें से याद रखना। ये वो याद नहीं होते ना, तो ये तो याद करना ही करने हैं। बताओ क्या करूं मैं इसका आंसर? हरियाणा। टमाटर का रंग लाल लाइकोपिन, हल्दी का रंग हरा करकुमिन, और इसका बताओ आलू का रंग हरा किसके कारण होता है? किसके कारण दिखाई देता है आलू का रंग हरा? सोलेनम के कारण। किसके कारण? सोलेनम। लिख लो भैया, सोलेनम। दूध का रंग है, दूध का रंग कैसा होता है? सफेद। सबको पता है, लेकिन कईयों को नहीं पता है। दूध का रंग सफेद। बताओ ये चाड़वास वाले, बताओ कहां गए चाड़वास वाले? दूध का रंग सफेद क्यों होता है? सफेद ही होता है क्या दूध? नहीं होता, पीला होता है। हैं? नहीं, दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है ये बताओ? केसीन के कारण। किसके कारण? केसीन। केसीन प्रोटीन होता है इसमें, इसीलिए दूध को पीते हैं। और पिछले एग्जाम में आया हुआ सवाल है ना, सर्वाधिक वसा किसके दूध में होती है? तो भैंस। भैंस ऑप्शन में था तो भैंस ही होगा उसमें। प्रोटीन पूछा जाए तो गाय होता है, गाय के दूध में प्रोटीन होता है, बकरी में भी होता है। हाँ समझ गए क्या? हाँ, बदावरी नस्ल 7.5% है ना। तो दूध का रंग सफेद हो गया। एक सवाल ये आएगा, दूध का हल्का पीलापन किसके कारण होता है? दूध का रंग, अरे दूध का क्या कर दिया रे? दूध का हल्का पीला रंग, हल्का पीला रंग। अब बताओ, ये होता है कैरोटीन के कारण। किसके कारण है? कैरोटीन के कारण। सारी बातें बता दी मैंने, लो कर लो। गाजर में भी कैरोटीन होती है। गाजर में क्या होती है? कैरोटीन। गाजर का रंग कैसा होता है? गाजर का रंग लाल जी, कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन। अच्छा, एक सवाल यदि आपसे पूछा जाए, बाल जो होते हैं, बाल नाखून जो होते हैं, और क्या होते हैं? सींग होते हैं, सींग। हाँ, सींग, गाय के सींग है ना। बाल नाखून है आपकी, सींग है चोंच। वाह। तो इन सब में किरेटीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? किरेटीन प्रोटीन होता है। हाँ जी, बाल जो होते हैं ना, बाल, नाखून, सींग, इनमें प्रोटीन होता है, इसीलिए बिकते हैं। क्यों धनसुख? बात तो सही है तेरी है। और बताओ, लवक से हैं? मिर्च, मिर्च में तीखापन होता है, किसके कारण? मिर्च तीखी नहीं लगती क्या? मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? मैंने सारे बता दिए, इधर ही लो। मिर्च में तीखापन पूछा जाए, और यदि आपसे पूछा जाए आपके क्या होता है? लहसुन होता है, लहसुन। लहसुन में विशिष्ट गंध आती है। लहसुन को छिलते हैं ना तो हाथों में सुगंध आती है, चेक करना। तो ये तो याद हो गया, ये आपके सल्फर के कारण होता है। किसके कारण? सल्फर के कारण। शाबाश। हाँ, उस ये क्यों होता है? सल्फर। प्याज में भी सल्फर होता है। प्याज को जब काटते हैं तो आंखों में आंसू टपकने लग जाते हैं। और आंखों में आंसू जो आते हैं वो कौन सी ग्रंथि?
अश्रु ग्रंथि, लेक्रामाइल। कौन सी? लेक्रामाइल। मिर्च में तीखापन होता है कैप्सिनिन के कारण। किसके? कैप्सिनिन के कारण। लो जी, ये सारे मैंने बता दिए। कुछ यहां से हटके जो थे विविध प्रश्नोत्तरी के रूप में आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जो मैंने सारे बताए हैं। पटाखों का हरा रंग किसके कारण होता है रे? बेरियम के कारण होता है। और पटाखों का लाल रंग किसके कारण होता है? स्ट्रांसियम के कारण होता है। वो अलग लिख देता हूं मैं, थोड़ा हटके, ये इधर लिख देता हूं। ये लो, इस बादल में लिख लो, पटाखों का हरा व लाल रंग, हरा व लाल। अब इसको अलग रूप से पूछा जा सकता है, वो होगा आतिशबाजी। अब इतना तो आप समझदार हैं, पटाखे फोड़ेंगे तो आतिशबाजी ही होगी, और क्या होगा? है तो पूछा जाए कि आतिशबाजी के दौरान हरा और लाल रंग किस कारण नजर आता है, तो हरा यदि आपसे पूछा जा रहा है, इसका मतलब बेरियम है। ये वाला तो बेरियम है, बेरियम जी। और लाल पूछा जा रहा है, इसका मतलब स्ट्रांसियम है। कर लोगे? अब बताओ कोई दिक्कत है क्या? ये तो पढ़ने पड़ेंगे भैया। तो लवक था, लवक में बहुत सारे प्रश्न निकल के आ गए आपके। और कौन सा बचा हुआ है? बोलो। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? याद हो गया, ये कल के टेस्ट में आया था। कल के टेस्ट में नहीं है? अच्छा, इसका कोई बात नहीं है। चलो तारक काय लगाओ, हेडिंग तारक काय। तारक काय। अच्छा, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तारक काय की खोज किसने की? तारक काय की, तारक काय की खोज किसने की थी? पता ही नहीं है। तारक काय की खोज करता वॉन बेंडेन है। कौन है? वॉन ए बेंडेन। अच्छा, इसमें कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। तारक काय जो होते हैं, इसकी आकृति कैसी होती है? बैलगाड़ी के पहिए जैसी। बैलगाड़ी देखिए ना, बैलगाड़ी के पहिए की जैसे इसकी संरचना नजर आती है। यह देखो, ऐसे ऐसे ही होगा। अब ऐसे टायर नहीं आते, अब ऐसे आते हैं क्या? पहले पहले वाले उस समय के बैलगाड़ी के पहिए, जब झांसी की रानी का आपने देखा होगा, वो है उस समय की बात बता रहे हैं। उस समय ऐसे ही नजर आते थे। ये 9 डंडे लगे रहते हैं, 9 बैलगाड़ी के पहिए जैसी इसकी स्ट्रक्चर नजर आती है तारक काय की, जिसमें 9 डंडे फंसे रहते हैं। ये 9 डंडे हैं। इसका काम होता है तरकु तंतु का निर्माण करना। काम क्या होता है? तरकु तंतु बनाना। फिलामेंट्स है, ये तरकु तंतु का कार्य करता है। तो मुझे नहीं लगता कि यहां से कोई प्रश्न बनेगा, फिर भी आपको ध्यान में रखना है। और बताओ क्या बच गया? हाँ, शुक्राणु की पूंछ को गति प्रदान करता है, ये बिल्कुल सही है। और बताओ, बचा है कोई पार्ट? हो गया सारे? केंद्रक, केंद्रक लिख लो। केंद्रक के खोजकर्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रक के खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट है, ब्राउन है जी। और रॉबर्ट हुक कौन था? कोशिका की खोजकर्ता। अब देखो, अब गलत होगा, अब आंसर गलत होगा। अब आपका आंसर गलत आएगा। अब आपका आंसर गलत आने वाला है। क्या चीज? जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? इसका आंसर करके बताओ, क्या आंसर होगा?
क्या हरियाणा? जीवित कोशिका की खोज किसने की? सबसे पहले तनसुक का आंसर आया, लुवेनहॉक बिल्कुल सही आया। अब इसका मतलब क्या हुआ? रॉबर्ट हुक कौन था जिसने मृत कोशिका की खोज की थी? समझ में आ गया? और ये जीवित कोशिका है लुवेनहॉक है। लिव, अच्छा अच्छा, एलाइव पढ़ लेना, लाइव यानी वो होता है आपके एलाइव, एलाइव जीवित होता है क्या? हाँ, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसकी खोज की गई थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, इसको कोशिका का दिमाग कहते हैं, कोशिका का नियंत्रक कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? कोशिका का नियंत्रक, या इसको दिमाग कहते हैं कोशिका का। ये लो, कोशिका का नियंत्रक किसको बोलते हैं? केंद्रक को बोलेंगे। कोशिका का दिमाग किसको कहते हैं? केंद्रक को बोलेंगे। ये जो उपनाम है एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप जरूर ध्यान में रखना। जैसे कोशिका का शक्तिग्रह हो गया, कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया रहने वाला है। और माइटोकॉन्ड्रिया से तो पिछले एग्जाम में प्रश्न भी आया था, पूछा गया कौन सा कोशिकांग श्वसन का कार्य करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है, क्योंकि उसमें एटीपी का निर्माण जो होता है। क्लियर बात है? अब कोई दिक्कत नहीं है? है? हाँ, केंद्र को ही बोलते हैं कोशिका का नियंत्रक। गोल्जी का है, गोल्जी गाय की खोज किसने की? तो कैमेलियो गोल्जी। कौन था? कैमिलो गोल्जी। उल्लू में, उल्लू की तंत्रिका कोशिका में खोज हुई है, कैमेलियो गोल्जी ने खोज की। गोल्जी काय की, इसका काम क्या है? क्या काम है इसका? लाइसोसोम का निर्माण करना। जी बिल्कुल। बस हो गया, ये ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। जो इंपॉर्टेंट बताया आपको वो पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा, है ना। एक तो सवाल लेना है, यहां से एक ही प्रश्न बनेगा, और एक प्रश्न है वो आपके कल की क्लास में से ही बन जाएगा। और आज भी कुछ इंपॉर्टेंट हुए, ध्यान रखना। अब तो ठीक है। तो ये बचा हुआ पार्ट था अपनी कल की क्लास का। अपना जो टॉपिक रहेगा आज वो है आनुवंशिकता। ये अपना आज का टॉपिक है आनुवंशिकता, और ये आपके सिलेबस का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। आनुवंशिकता, जेनेटिक्स। ये लीजिए, यहां से स्टार्ट। अब ये तो बचा हुआ पार्ट था जो आपने जाना है। आनुवंशिकता, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं? आनुवंशिकता का जनक किसको बोलेंगे? मेंडल था, बिल्कुल। लिख लो, आनुवंशिकता का जनक, आनुवंशिकता का जनक। जितना जल्दी हो उतना कर लेना, क्योंकि समय का अभाव है। आनुवंशिकता का जनक किसको कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाता है ग्रेगर जॉन मेंडल। जीत लो वो लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो वो लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौट कर तो सिर्फ यादें आती है, वक्त नहीं। यदि वक्त गुजर गया ने तो बस आपको अपनी यादें रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। समय का अभी अभाव है, एग्जाम आपके बहुत नजदीक है, इसलिए आप थोड़ा जल्दी रख। ग्रेगर जॉन मेंडल को किस नाम से पुकारते हैं? ये आनुवंशिकता का जनक कहलाता है। अच्छा, इसी को वंशागति का जनक कहते हैं, ठीक है। वंशानुगति कहो या वंशागति का जनक, एक ही बात है। ध्यान में रख लेना, कई बार ये सवाल देते हैं
वंशागति का जनक तो गलत हो जाता है, हमने तो पढ़ा आनुवंशिकता का जनक, वो दोनों एक ही। अब इनका मतलब क्या है? वंशागति, वंश की गति, ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। जैसे माता पिता के लक्षण आप में आए, अब आपके जो लक्षण है आपकी संतान में होंगे, उनकी संतान के लक्षण उनमें जाएंगे, तो ये पीढ़ी चलती रहती है, उसी को वंशागति कहते हैं। समझे? तो जेनेटिक्स दो शब्द है, एक तो है आपके सामने जेनेटिक्स और दूसरा है हेरिडिटी। दूसरा क्या है? हेरिडिटी। अब राजस्थान में ये टॉपिक जो है ना 4th ग्रेड में भी आएगा। चतुर्थ श्रेणी की जो एग्जाम लगेगी ना, उसमें भी यहां से एक सवाल कंफर्म आने वाला है, तो उनके लिए भी ये बहुत फायदा है और यहां से एक सवाल कंफर्म हो जाएगा। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स शब्द का प्रतिपादन किसने किया? बैटसन ने। बैटसन की देन है जी जेनेटिक्स शब्द। प्रश्न पूछ ले जेनेटिक्स शब्द किसने दिया, तो बैटसन ने दिया था। सवाल पूछा जाए हेरिडिटी शब्द किसने दिया, तो कौन था? स्पेंसर। कौन था? स्पेंसर। ये दोनों शब्द ध्यान में रखना। जेनेटिक शब्द देने वाला वैज्ञानिक बैटसन है और हेरिडिटी शब्द देने वाला वैज्ञानिक कौन है? स्पेंसर है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो तो अभी आया ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है? मेंडल है, इसने कौन से पौधे पर प्रयोग किया? मैं इसको जितना हो सके उतना शॉर्ट लूंगा। प्रयोग मेंडल ने किस पौधे पर किया था? मटर के पौधे पर। किस पर किया था? मटर के पौधे पर। क्या मटर के अलावा भी था? जी था। कौन सा था? राजमा। इसके अलावा हेरासियम। लेकिन उन पौधों पर उसको इतनी सफलता नहीं मिली जितनी मटर पे मिली। तो याद रखना मटर पर प्रयोग किया था, इसका मतलब पी पर किया था। पी पी होता है ना, पी है महेंद्र, पी होता है क्या? और यदि पूछा जाए कौन सा पी था, तो उद्यान। कौन सा था? उद्यान मटर। कौन सा भैया? उद्यान। अच्छा, ऐसा सवाल आता है उद्यान मटर। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मेंडल ने कौन से पौधे पर प्रयोग किया, तो ऑप्शन में होंगे आपके उद्यान मटर, मीठी मटर, जंगली मटर, ऐसे ऑप्शन में आते हैं। फिर गलत होता है? तो मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था, तो उद्यान मटर पर। हो गया याद? मटर के अलावा, मटर के अलावा यदि आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा एक तो राजमा और दूसरा होगा हेरासियम। क्या होगा? हेरासियम। लेकिन ये ऐसे पौधे हैं जिन पर मेंडल को कोई सफलता नहीं मिली। ये लो, सफलता नहीं मिली, इसलिए ये परीक्षा में भी नहीं आते। सफलता नहीं मिली। लेकिन मुख्य प्रश्न तो यही बन रहा है, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया, तो मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। पी यानी मटर ही होता है। कई बार ऑप्शन में सीधा पी लिख देते हैं, तो फिर गलत हो जाता है। तो उद्यान मटर पे किया था। ठीक है, कौन से मटर पे? उद्यान मटर। छोटे छोटे प्रश्न हैं जो एग्जाम में सीधे बन जाते हैं। छोटी सी बात करें, मेंडल के जन्म और मृत्यु की बात करते हैं। इसकी थोड़ी सी मेंडल का जन्म कहां होता है और इसके अलावा मृत्यु, ये भी थोड़ा ध्यान में रख लेना। मेंडल का जन्म होता है 22 जुलाई और 1822 को। कहां होता है जी? ऑस्ट्रिया में। अच्छा, एक तो ऑस्ट्रेलिया है और एक ऑस्ट्रिया है, ध्यान में रखना, अलग है, दोनों अलग अलग कंट्री है। एक तो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया वो जिसकी राजधानी आपके कैनबरा है, और ऑस्ट्रिया वो है जिसकी राजधानी आपके वियना है। कौन सी है? वियना। वियना ही है ना? जीके में आएंगे प्रश्न, कैपिटल राजधानियां याद होनी चाहिए। ये वही ऑस्ट्रिया है जिसकी कैपिटल आपके वियना है, और ऑस्ट्रिया में एक गांव है हेजेनडॉर्फ, उसमें इसका जन्म होता है। समझे?
तो 22 जुलाई 1822 का इसका जन्म होता है और जनवरी 1884 में, जनवरी 1884 में इसकी मृत्यु हो जाती है। लगभग 60 65 66 साल की अवधि तक ये जीवित रहता है। इतना ही हुआ है क्या? हाँ, इतना। इस बीच उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, लेकिन उसका मुख्य जो प्रयोग था वो था मटर। अब बताओ मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया? मटर के पौधे को चयन करने का कारण क्या था, बताओ? मैं तो सीधे प्रश्नों के रूप में ही चल रहा हूं, इसलिए आप यही ध्यान में रखें। मेंडल की पुस्तक, समय का अभाव है ना, इसलिए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही पढ़ लें। मेंडल की पुस्तक का क्या नाम था? द ब्रुन सोसाइटी नेचुरल हिस्ट्री, ये था इसकी पुस्तक का नाम। आइंस्टाइन की प्रिंसिपियत है ना। मेंडल की पुस्तक का क्या नाम था? द ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। महेंदर, कैसा लगा नाम? द ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। इतने बड़े भी कोई नाम होते हैं क्या? इतनी बड़ी पुस्तक होती है क्या? हम तो पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान है, हिंदी। अब इनकी पुस्तक देखो, द ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। हाँ, क्लियर है क्या? द ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये इसकी पुस्तक है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, जब प्यासे के पास चलकर खुद समुद्र आएगा। यूं थक कर ना बैठ मेरे बंदे, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ये तो आपने सुना है, कई बार सुना है ना। द ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इसकी पुस्तक है भैया। कौन सी है? द ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। अब आ रहे हैं इंपोर्टेंट, अब इंपोर्टेंट आ रहा है। मेंडल के कितने नियम है? सीधे याद करके रखो। मेंडल के यदि आपसे नियम पूछा जाए तो मेंडल के 3 नियम है। कितने हैं? 3 है। मेंडल ने कितने नियम दिए? 3। और नाम पूछा जाए तो गलत मत करना। अब आधे गलत कैसे करते हैं पता है क्या? वो इसलिए करते हैं। कैसे? ऐसे। ये पहला नियम है, इसको कई दूसरा बना लेते हैं। ये दूसरा नियम है, कई इसको तीसरा बना लेते हैं और कई तीसरे को पहला बना लेते हैं। ऐसे इनको क्रम से ही ध्यान में रखना होता है। मेंडल का पहला नियम प्रभाविता का। कौन सा नियम था? प्रभाविता का नियम। कौन सा है? प्रभाविता का नियम। ये ध्यान में रखना है। सीधा प्रश्न पूछते हैं और पूछा हुआ है, गति के नियम का पूछा हुआ प्रश्न है। गति का पहला नियम कौन सा है? जड़त्व का नियम। ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है ये। तो मेंडल का पहला नियम यदि आपसे पूछा जाता है तो प्रभाविता का नियम है। और दूसरा पूछा जाए, हाँ जी, पृथक्करण का नियम। कौन सा है? पृथक्करण। और तीसरा नियम कौन सा है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये इसका तीसरा नियम है। तो तीनों नियम ध्यान में रखने हैं और वो भी क्रम से ध्यान में रखने हैं। ऐसे नहीं है कि पहला कोई सा ही बता रहे हो, दूसरा कोई सा ही बता रहे हो, तीसरा कोई सा ही बता रहे हो। ये नहीं चलने वाला। जाना जोगल से रह जा, लालगढ़ रहे हो, उसके नजदीक है ना महेंद्र? पास में है ना लालगढ़? हाँ। प्रभाविता, पृथक्करण और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जी क्लियर है? और क्या ध्यान में रखना है? और ये ध्यान में रखना है, ये लो, मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने जोड़ी लक्षण लिए? लो, प्रयोग के लिए ये याद कर लेना बातें। 7 जोड़ी लक्षण लिए। अब 7 जोड़ी का मतलब क्या हुआ? 14।
7 जोड़ी लक्षण लिए, इंपोर्टेंट है ये, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है, कंपटीशन के एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं इसको इंपोर्टेंट कर रहा हूं, पढ़ लेना। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने जोड़ी लक्षण लिए? 7 जोड़ी। 7 जोड़ी, कितने? 7 जोड़ी, इसका मतलब 14 हो गए, ठीक है। अच्छा, मेंडल ने जब प्रयोग किए थे ना, तो याद रखना लगभग 35 या 34 या 35 लिख देता हूं, लगभग 35 वर्ष तक ऐसा कोई भी वैज्ञानिक नहीं आया जो मेंडल के नियमों की पुनः खोज कर सके। समझे? 35 वर्ष तक कोई नहीं आया जो मेंडल के नियमों की खोज कर सके। जैसे अभी एक आईपीएल में छोटा बच्चा आया, वैभव है, मात्र 14 साल की आयु में उसने वो कारनामा किया जो बड़े बड़े भी नहीं कर पाए। राजस्थान का नाम ऊंचा किया, बिहार का नाम ऊंचा किया, भाई भारत का नाम ऊंचा किया, है कि नहीं? तो ऐसे कोई वैज्ञानिक आए ही नहीं जिन्होंने 35 वर्ष तक इसकी पुनः खोज कर सके। लेकिन लगभग 34 और 35 साल के बाद में ऐसे वैज्ञानिक आए जिन्होंने इनके नियमों की पुनः खोज की। वो कौन से थे? उनको मेंडलवाद कहा जाता है। 35 वर्ष तक खोज नहीं हुई, लेकिन इसके बाद में मेंडलवाद नाम के आए वैज्ञानिक जिनको मेंडलवाद कहा जाता है। तो मेंडलवाद में कौन कौन से वैज्ञानिक शामिल थे? एक तो था कार्ल कॉरेंस, जर्मनी के, एरिक वॉन शायरमेक। कौन था? एरिक वॉन शायरमेक। और एक कौन था? ह्यूगो डी ब्रिज। अब्बास, ह्यूगो डी ब्रिज। तो ये ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बाद में आके मेंडल के नियमों की पुनः खोज की, इसलिए इनको मेंडलवाद कहा जाता है। अभी तो बच्चे हैं, खूब सारे बच्चे हैं, जानेंगे इसके फिनोटाइप, मेंडल के नियमों के जीनोटाइप क्या है? लेकिन ये बाकी जो बचा हुआ पार्ट हम कल की क्लास में करेंगे। अभी 10 मिनट का जो समय बचा है उसमें हम आपके सामने प्रश्न रखेंगे, आप आंसर करते रहना, ठीक है? प्रश्न लेंगे। ले लें प्रश्न। बताओ कौन से टॉपिक से आपको सवाल पूछने हैं, वो बताओ कि हमें इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाए। नहीं नहीं, बायो के ही चलने हैं, इधर इधर बायोलॉजी के आने हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री अभी नहीं, उसके बाद में बताओ। पूछ लूं क्या? बताओ फिर। देखते हैं किसका आंसर सही आएगा। शरीर की सबसे बड़ी व छोटी अब क्या करेंगे, कई तो कॉपियां खोल खोल के बता देंगे, ऐसा नहीं करना है ना। लो जी, एक सवाल आपके सामने, इसका आंसर कर दो।
इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है, इसका आप आंसर करें। बड़ा ही सुंदर सा सवाल है और आसान सा सवाल है, ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड प्रश्न है ना, बहुत आसान है। सवाल आपसे पूछा गया सबसे बड़ी और सबसे छोटी हड्डी का नाम पूछा गया। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी उरु अस्थि होती है, जिसको हम फीमर कहते हैं, और ये कहां होती है? जांग में, इधर इधर होती है ना, जांग में। आपको बताए थे, पूरी हड्डियों के नाम बताए थे, लेकिन इधर क्या रखना है, इधर ये ध्यान में रखना कि बड़ी पहले लिखा गया है, छोटी बाद में लिखा गया है, तो कहीं इसको मत कर देना स्टेपीज और फीमर। हालांकि ये भी सही है, लेकिन ये सही इसलिए नहीं है कि यहां बड़ी लिखा गया है और यहां छोटी लिखा गया है, यहां छोटी लिखा गया है, यहां बड़ी लिखा गया है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन देखो, दोनों सेम है, ठीक है। तो फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है, आपको पता ही है, और स्टेपीज क्या है? सबसे छोटी हड्डी होती है। फीमर कहां होती है? जांग में। स्टेपीज कहां होती है? कान। और कान के किस भाग में? कान में 3 हड्डियां होती है, ठीक है। MIS, MIS, मिस, कान की हड्डियां मिस, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। खत्म। एक और सवाल लेते हैं, एक सवाल और हो जाएगा। ये लो, एक सवाल और लेता हूं। निम्न में से नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। अब जैसे ही ये क्वेश्चन आया तो आपके माइंड में ही आएगा कि जब नर जनन तंत्र का पार्ट नहीं है तो अवश्य ही मादा जनन तंत्र के भाग होंगे। निम्न में से नर जनन तंत्र का पार्ट नहीं है, ठीक है। करो आंसर। इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है? तंसु का क्या आंसर आया? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, सॉरी, ये टॉपिक हमने पढ़ लिया है। वारे मारा 56 पार्ट, मैं तन चाटू तू मन चाट। आया? अरे टॉपिक पढ़ लिया ऐसे ही नहीं। क्या आंसर होगा इसका? अरे भैया जी, आपको पता होना चाहिए, ये ओवेरी अंडा से तो मादा जनन तंत्र का भाग होता है ना, लेकिन यहां आपसे पूछा गया है नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ा ऑप्शन गलत कर दिए, सही बात है। एक और दे देते हैं, एक और देना है क्या? ऐसे प्रश्न होता है कि निम्न में से मादा जनन तंत्र का भाग है, तो ये सारे के सारे होते हैं। इसमें से ये एक जो मैंने लिखा, ये नर जनन तंत्र का पार्ट था, तो यहां मैं लिख देता हूं सभी। तो ये तो हो गए सारे के सारे है, ठीक है। तो यहां क्या करना है? मादा जनन तंत्र के भाग है हो गया, नहीं की जगह सीधा कर लेना है। तो ये सारे के सारे होंगे। अंडाशय से होता है मादा जनन तंत्र का भाग, बार्थोलिन और भग। अच्छा, नर है। अब सही है, सवाल में हल्की सी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं है। मादा जनन तंत्र का भाग है। अब बताओ कौन कौन से हैं? ये सारे के सारे हैं। चलो कोई बात नहीं है, एक सवाल और ही ले लेते हैं।
इसको वापस देखना है क्या? लो भैया, निम्न में से मादा जनन तंत्र का भाग है। हाँ जी, ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक हुई, कोई बात नहीं है। अब देख लो, मादा जनन तंत्र का भाग है कौन कौन से? अंडाशय होता है, बिल्कुल होता है। बार्थोलिन ग्लैंड होती है, ये भी होती है बिल्कुल। बग वाला भाग भी होता है, तो ये भी होता है। ये अभी बता देंगे। एक सवाल और लेता हूं, एक सवाल और लेता हूं। निम्न में से इसका आंसर करना। जीवाणु जनित रोग नहीं है ना? अब आंसर करना। गोनेरिया, टिटनेस, आंसर करके बताना। निमोनिया, रेबीज। अब तो सही है। क्या आंसर होगा इसका? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं है? नहीं पूछा है, ये देखो नहीं वाला। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। निम्न में से जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं है? बैक्टीरियल डिजीज। तो गॉटी ने निमोकोक्सटा सीडी प्ले करने को कहा। आया याद? तो गौ से गोनेरिया होता है, टी टिटनेस होता है, और नी से निमोनिया होता है, लेकिन रेबीज नहीं होता। रेबीज एक वायरल डिजीज। रेखा हमें हिट करके पहुंचे छोड़ गई। तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।